विपिन कुमार। आपका एग्रीकल्चर स्टडी वीके में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यूपी कैट एक्ट के और बीएचयूआर और आदि एंट्रेंस एग्ज़ामों के बारे में बात करेंगे, जिसमें एग्रोनॉमी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 151 की। 151 प्रश्न है कि इक्री सेट या अर्ध शुष्क क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल शोधन संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है। या इसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इक्री सेट कहाँ पर स्थित है, और यह पूछ सकता है कि अर्ध शुष्क क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय फसल शोधन संस्थान कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है कि हैदराबाद, सी जोधपुर और डी है नई दिल्ली। तो जो इक्री सेट संस्थान स्थित है वो है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका बात करते हैं प्रश्न नंबर 152 की। 152 है कि हंस 350 किस फसल की प्रजाति है। अलसी की है, ये दुआ की है, या कुसुम की, या सरसों की है। तो हंस जो 350 प्रजाति है, ये प्रजाति कुसुम की है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 153 की। प्रश्न नंबर 153 है कि अम्लीय भूमियों का प्रबंध मतलब उन्हें सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो चूने युक्त पदार्थ को मिलाकर, या क्षारीय उर्वरकों को प्रयोग कर, या अवरोधी फसल को उगाकर, या इनमें से सभी का प्रयोग, या इन सभी का प्रयोग करके अम्लीय भूमियों का प्रबंधन किया जा सकता है। तो इनमें जो ऑप्शन नंबर इसका सही है वो है डी, क्योंकि ये चूने का भी प्रयोग कर और क्षारीय उर्वरकों का भी और अवरोधी फसलों को भी उगाकर ये अम्लीय भूमियों को सुधारा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 154। 154 है कि अमेरिकन कपास की बीज दर कितनी होती है। जो अमेरिकन कपास होती है उसकी बीज दर कितनी होती है। 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो जो कपास की जो बीज दर होती है वो होती है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 155। 155 है कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल प्रणाली का है। मतलब कौन सी जो भारत में फसल उगाई जाती है उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से किसकी प्रणाली ज़्यादा है। तो मक्का और गेहूं की, धान और गेहूं की, या धान की, या धान तिलहन की। तो जो सबसे ज़्यादा जो है वो है धान और गेहूं की। ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 156 की। 156 है कि प्रश्न नंबर 156 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सफ़ेद सोना कहलाता है। मतलब सफ़ेद सोना कौन सा कहलाता है। तो कपास कहलाता है, या अंडा, या अफ्रीकन पोस्तार, जिसे पोस्तार भी कहते हैं, और दूध। तो जो सफ़ेद सोना जो कहलाता है वो कहलाता कपास को कहते हैं सफ़ेद सोना। ऑप्शन नंबर ए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा कर लिखिए कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है। तो सफ़ेद सोना कहा जाता है कपास को। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात कर प्रश्न नंबर 157 की। 157 है कि बरसीम चारे के लिए सबसे अच्छी मिश्रित फसल है। जो बरसीम के साथ बोई जाती है वो कौन सी फसल सही रहती है। तो बरसीम प्लस जई, या बरसीम या सरसों, या बरसीम या जौ, या बरसीम या गेहूँ। तो जो सबसे अच्छी मानी जाती है वो मानी जाती है बरसीम और सरसों। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 158। 158 है कि निम्नलिखित में से कौन सी जौ की छिलके रहित प्रजाति है। मतलब जौ की जो प्रजाति है छिलके रहित वो कौन सी है। विजया, या ज्योति, या अंबर, या गीतांजलि। तो जो छिलके वाली जौ की प्रजाति है वो है गीतांजलि। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 159। 159 है कि गन्ने की अर्धशाली की बुवाई की जाती है। जो गन्ना अर्धशाली होता है उससे जो बुवाई की जाती है उसकी कब की जाती है। तो जुलाई में की जाती है, या अक्टूबर में, या फरवरी में, या मार्च में। तो अर्धशाली गन्ने की बुवाई जो है जुलाई में की जाती है, जो 6 माह का होता है। तो वो अर्धशाली गन्ना होता है, उसकी जुलाई में बुवाई की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 160। 160 है कि टाइक्रोग्रामा जेपोनिकम का प्रयोग नियंत्रण के लिए कर सकते हैं। मतलब किसके लिए किया जाता है। जो टाइक्रोडर्मा होता है उसका जेपोनिकम का प्रयोग
किसके लिए किया जाता है? बेधक के लिए किया जाता है, या उकटा रोग के लिए, या पछेती झुलसा मतलब ये झुलसा है, या मुरझाने के लिए, या किट के लिए। तो जो इसका इस्तेमाल किया था वो बेधक के लिए किया था, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 161 है कि विचरण खेती का पर्यायवाची क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जा सकता है। तो विचरण जो खेती होती है उसका पर्यायवाची क्या है? तो उसका झूमिंग खेती है, या पराग खेती है, पेरा खेती है, या जैविक खेती है, या बरानी खेती है? तो जो विचरण खेती होती है उसे कहते हैं, उसका पर्यायवाची है झूमिंग खेती, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 162 की। 162 है कि धान, गेहूं एवं जौ का बीज तैयार करने के लिए कम से कम आइसोलेंस दूरी रखते हैं। मतलब जो धान और गेहूं और जौ की जो बीज तैयार करते हैं तो उनकी दूरी जो रहती है कितनी रहती है? 1 मीटर रहती है, 3 मीटर, या 6 मीटर, या 9 मीटर? तो उनकी दूरी रहती है 3 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि इनकी जब फसलों का हम बीज तैयार करते हैं तो कुछ दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरी फसल की दूसरी फसल में बीज ना जाएं, इसके लिए इतनी दूरी रखते हैं 3 मीटर की, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं 163 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मोटे अनाज की फसल से संबंधित है? मोटे अनाज की फसल किसे कहते हैं? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मोटे अनाज की फसलें किसे कहा जाता है? तो गेहूं को कहा जाता है, या धान को, या जौ को, या बाजरा को? तो मोटे अनाज वाली फसल कहा जाता है बाजरे को, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं 164 की। 164 है कि केजांस कजांस एल वैज्ञानिक नाम किसका है? तो जौ का है, या ज्वार का है, या अरहर का है, या गेहूं का? तो केजांस कजांस जो नाम है, वैज्ञानिक नाम है, वो है अरहर का, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 165 की। 165 है कि धान का खेरा रोग किसकी कमी से होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो किसकी कमी से खैरा रोग किसकी कमी से होता है? खैरा रोग कैल्शियम की कमी से, या बोरान की कमी से, या लोहे की कमी से, या जिंक की कमी से? तो खैरा का जो रोग होता है वो होता है जिंक की कमी से, ऑप्शन नंबर डी सही है। बात करते हैं 166 है कि एज़ोटोबैक्टर का प्रयोग कर सकते हैं धान की फसल में, गन्ने की फसल में, या कपास में, या उपरोक्त सभी में? तो एज़ोटोबैक्टर जो होता है उसका प्रयोग जो हम कर सकते हैं वो सभी फसलों में कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 167 है प्रश्न नंबर कि किस फसल की कुल जल मांग सबसे अधिक है? मतलब जो कौन सी फसल है जिसकी कुल मांग जो सबसे अधिक है? तो धान की फसल है, या गन्ने की फसल है, या आलू की है, या गेहूं की फसल है? तो जिसकी जल मांग सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक जल मांग किसकी होती है? वो गन्ने की होती है, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 168 है कि खरीफ दलहनी फसल में सामान्यतः प्रयोग होने वाले खरपतवार नाशी हैं। जो खरीफ की फसलें होती हैं उनमें जो खरपतवार होते हैं वो कौन से होते हैं? ब्यूटाक्लोरो, या सल्फोसाइल्फियोनिक, या 2,4-D, या मेथिलीन? तो इसमें जो खरपतवार होते हैं उसकी फसल में, खरीफ की फसल में जो होते हैं वो होते हैं पेडीमेथिलीन, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 169 की। 169 है कि सोयाबीन का कुल का पौधा है, मतलब सोयाबीन जो है किस कुल का पौधा है? ये क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, सोयाबीन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो सोयाबीन का कुल लेगुमिनेसी होता है, या मालवेसी, या क्रूसीफेरी, या सोलेनेसी? तो इसका जो कुल होता है वो होता है लेगुमिनेसी, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करें प्रश्न नंबर 170 है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अनुसंधान संस्थानों से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा अब की वर्ष, इसलिए हमारी पूरी वीडियो
संस्थान और उनके जनक से संबंधित अपलोड है, उसे आप देख सकते हैं और अवश्य देखें, क्योंकि उससे एक न एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो कहाँ स्थित है गन्ना अनुसंधान संस्था? नई दिल्ली में या लखनऊ में या मेरठ में या झांसी में? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, बी सही है, सॉरी बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 171 की। 171 है कि नमी के प्रति गेहूं की सबसे अधिक संवेदन अवस्था क्या है? कल्ले निकलते समय, ताज़ा मूल अवस्था या फूल आते समय, दूध बनते समय? तो एक बार क्वेश्चन दोबारा सुने गौर से। नमी के प्रति जो गेहूं की सबसे अधिक संवेदनशील अवस्था जो होती है वो कौन सी होती है? कल्ले निकलने की होती है या ताज़े मूल अवस्था होती है या फूल आते समय की होती है, दूध बनने की अवस्था होती है? तो इसमें जो होती है वो होती है ताज़ा मूल अवस्था। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 172। 172 है कि 172 2,4-D का प्रयोग से खरपतवार नियंत्रण के लिए किया जाता है। जो 2,4-D का जो प्रयोग किया था किसके लिए किया था? चौड़ी पत्ती वालों के लिए किया जाता है, खरपतवारों के लिए, सकरी पत्ती वालों का, या घास के लिए? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 2,4-D का जो प्रयोग किया जाता है वो किया था चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 173। 173 है कि संकर सूरजमुखी की बीज दर होती है। जो संकर सूरजमुखी होती है उसकी बीज दर कितनी होती है? 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टर, 7 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टर, 9 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टर या 11 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर? तो जो संकर सूरजमुखी होती है उसकी होती है 11 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 174। 174 है कि कौन सी बीमारी धान में नहीं लगती? जो धान में बीमारी कौन सी नहीं लगती? तो ब्लास्टर रोग नहीं लगता, खैरा रोग नहीं लगता, या टुंगो वायरस नहीं लगता, या टिक्का रोग नहीं लगता? तो जो धान की फसल में नहीं लगता, खैरा रोग लगता है, ब्लास्ट रोग लगता है, टुंगो वायरस भी लगता है, लेकिन टिक्का रोग नहीं लगता। किस में लगता है टिक्का रोग? मूंगफली में। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 175। 175 है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जा सकती है? ऐसी कौन सी फसल है कि जो सभी ऋतुओं में बोई जा सकती है? तो गन्ना है या मशरूम या मूंगफली या मक्का? तो जो हर मौसम में बोई जा सकती है वो है मक्का। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 176 की। 176 है कि एजोला एक नाइट्रोजन का स्रोत खालिस्तान में है, तो गेहूं में है या धान में या मटर में या आलू में? तो जो नाइट्रोजन का जो एजोला एक नाइट्रोजन का स्रोत जो है वो किस में है? ऑप्शन नंबर सी में, मतलब सॉरी बी में। ऑप्शन नंबर बी धान। बात करते हैं प्रश्न नंबर 177 की। 177 है कि जल कटाव की प्रथम दशा कहलाती है। जो जल कटाव होता है उसकी प्रथम अवस्था क्या कहलाती है? दशा या अवस्था क्या कहलाती है? तो गली कटाव या रेल कटाव या स्पेशल कटाव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल कटाव की प्रथम दशा कहलाती है स्पेल्स कटाव। ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 178। 178 है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सतत या टिकाऊ नहीं है? मतलब कौन सी प्रक्रिया है जो सतत या टिकाऊ नहीं है? गोबर की खाद का प्रयोग या संतुलित उर्वरक या जैव उर्वरक या यूरिया का अधिक प्रयोग? जो प्रक्रिया सतत टिकाऊ नहीं है, मतलब जो प्रक्रियाएं हैं वो टिकाऊ किसके कारण नहीं है? तो इसकी ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, क्योंकि यूरिया का अधिक प्रयोग होने से जो भूमि होती है वो टिकाऊ नहीं रह पाती, वो बंजर हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 179 की। 179 है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक पर्यावरण संतुलन को विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करता? मतलब कौन सा घटक है जो पर्यावरण संतुलन को
विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करता। तो जैव विविधता है या मोनोक्रॉपिंग है या संघन खेती है या पेस्टिसाइड है, तो वो है जैव विविधता। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। जो पर्यावरण घटक में संतुलित विपरीत रूप से प्रभावित करता है वो है जैव विविधता। ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 180 की। 180 है कि धान की फसल के बाद गेहूं की फसल के लिए उर्वरक की मांग कितनी रहती है। मतलब धान की फसल बोने के बाद और फिर गेहूं की जो फसल के लिए उर्वरक क्या रहनी। तो 100 नाइट्रोजन या 60 फास्फोरस या 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देना चाहिए या 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस या 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर और 150 नाइट्रोजन, 60 फास्फोरस, 40 पोटास। तो या 180 नाइट्रोजन या 80 किलोग्राम फास्फोरस या फास्फेट या 40 किलोग्राम पोटास की प्रति मतलब 1 हेक्टेयर में देना चाहिए प्रति हेक्टेयर। तो धान की जो फसल के बाद जो गेहूं को दिया जाना चाहिए वो दिया जाना चाहिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 181। 181 है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख हरी खाद फसल है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट लगा लो। पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख हरी खाद वाली फसल कौन सी है। तो उर्वरक है या मूंग है या ढैंचा है या मेथी है। तो उत्तर प्रदेश की जो है वो है ढैंचा। ऑप्शन नंबर सी, हरी खाद वाली मुख्य फसल है ढैंचा। बात करते हैं 182। 182 निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के द्वारा निर्मित धान्य है। जो मनुष्य के द्वारा है वो कौन सी है। तो गेहूं मनुष्य के द्वारा या टिट्री केल या जौ या राई। तो जो मनुष्य के द्वारा है वो है टिट्रिकेल। ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं 183 के। 183 है कि पोटेशियम क्लोराइड को खालिस्तान नाम से जाना जाता है। पोटेशियम क्लोराइड को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। म्यूरेट ऑफ पोटाश के या पोटेशियम सल्फेट के या पोटेशियम कार्बोनेट के या पोटेशियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है। तो किसके नाम से जाना जाता है। म्यूरेट ऑफ पोटाश के नाम से पोटेशियम क्लोराइड को भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 84। 184 की। 184 है कि निम्नलिखित में से कौन भूसड़ने के लिए उत्तरदायी नहीं है। अति चराई या पेड़ लगाना या पेड़ कटाई करना या सघन खेती करना। भूसिरण के लिए उत्तरदायी है। तो किसके लिए उत्तरदायी ये है पेड़ लगाना। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं 185। 185 खेती पत्रिका से प्रकाशित होती है। जो खेती पत्रिका वो किससे प्रकाशित होती है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर या नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजराबाद या चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद नई दिल्ली। तो जो खेती पत्रिका संबंधित है वो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली आई। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 186। 186 है कि ग्रीन ईयर डिजीज फसल से संबंधित है। तो गेहूं की से, बाजरा से, चना से, मूंगफली से। तो ग्रीन ईयर जो संबंधित है वो है बाजरा से। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं 187। 187 नीली क्रांति किससे संबंधित है। फसल से, मछली से, अंडा से, दूध से। तो नीली क्रांति जो संबंधित है वो है मछली उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं 188। 188 है कि फार्म विधि से गेहूं की बुवाई खालिस्तान से विकसित की जाती है। लुधियाना से, पंतनगर से, कानपुर से या करनाल से। जो फार्म विधि है गेहूं की वो कहाँ से विकसित हुई है। तो वो विकसित जो हुई है वो हुई है पंतनगर से। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 189। 189 है कि दलहनी फसलें उर्वरक अधिक पसंद करती हैं।
नाइट्रोजन का या फास्फोरस का या पोटास का या जिंक का, जो दलहनी फसलें होती हैं वो करती हैं फास्फेट को पसंद करती हैं ज़्यादा। ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं 194। निम्नलिखित में से कौन मशरूम की बड़े दाने की फसल प्रजाति है? जो मशरूम की है बड़े दाने की प्रजाति कौन सी है? पंत एल 406, पंत एल 639, के 75 या टाइप 36। तो मशरूम की बड़े वाली प्रजाति है वो है पंथ एल 639। ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 191 की। 191 है कि गेहूं की फसल को 115 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए यूरिया की मात्रा होती है। जो गेहूं की फसल होती है, गेहूं की फसल के लिए 115 किलोग्राम नाइट्रोजन देने की यूरिया की मात्रा होती है 150 किलोग्राम, 200 किलोग्राम या 250 किलोग्राम या 300 किलोग्राम। तो जो गेहूं की फसल के लिए होती है वो होती है 250 किलोग्राम प्रति। ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं 192 की। 192 है कि सेलिंग किससे संबंधित है? सेलिंग किससे संबंधित है? मक्का में या चना से या आलू से या गन्ना से? तो सेलिंग जो संबंधित है वो है चना से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 193। 193 है कि निम्नलिखित में से कौन पौधा का सूक्ष्म पोषण तत्व है? नाइट्रोजन, जिंक, सल्फर या पोटेशियम? तो जो पौधे का सूक्ष्म पोषक तत्व है वो है जिंक। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 194 की। 194 है कि 1 हेक्टेयर प्याज की बुवाई के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है? तो 1 हेक्टेयर बीज के लिए प्याज की कितनी आवश्यकता होती है? 4 से 6 किलोग्राम, 6 से 8 किलोग्राम, 8 से 10 किलोग्राम, 10 से 12 किलोग्राम। तो जो एक प्याज के लिए आवश्यकता होती है वो होती है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है। बात करते हैं 194। 194 की भारत में कृषि जलवायु प्रदेश है, मतलब जो भारत में कृषि जलवायु प्रदेश हैं वो कितने हैं? 10 हैं, 15, 20, 25। तो जलवायु कृषि प्रदेश जो हैं वो हैं 15। ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 196 की। 196 है कि तिल की फसल में खालिस्तान नाइट्रोजन प्रयोग करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए तिल में? तो 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर? तो उसके लिए की जानी चाहिए 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 197। 197 है कि UPAMS 120 प्रजाति है अरहर की, सूरजमुखी की, ज्वार की, मक्का की। तो UPAS प्रजाति है अरहर की। ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 198। 198 है कि पोटास का प्रयोग बढ़ता है पौधे में रोग क्षमता या पौधे में पाला प्रतिरोधकता या जल जमाव के लिए प्रतिरोधकता? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पौधे पोटास का प्रयोग बढ़ाता है वो है पौधों में रोग क्षमता। ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 199 की। 199 है कि सरसों का सबसे अधिक हानिकारक कीट कौन सा है? मोथा या पेट्रीन बग, बग्न या एल्फिड या जेसिक? हाँ। बात करते हैं प्रश्न नंबर 196। 196 है कि तिल की फसल में नाइट्रोजन प्रयोग करनी चाहिए, मतलब नाइट्रोजन कितनी प्रयोग करनी चाहिए? 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर? तो तिल में जो प्रयोग की जानी चाहिए वो की जानी 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की प्रयोग की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 197। 197 है कि UPAS 120 किस 120 एक प्रजाति है जो किसकी प्रजाति है? अरहर की है या सूरजमुखी की है, ज्वार की है या मक्का की है? तो UPAS 120 जो प्रजाति है वो है अरहर की। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 198। 198 है कि पोटास का प्रयोग बढ़ाता है पौधों में रोग क्षमता या पौधों में पाला प्रतिरोधकता या जल जमाव के लिए प्रतिरोधकता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पोटास का जो प्रयोग होता है, मतलब उसका प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है
पौधों में रोग क्षमता के लिए। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 199। 199 में सरसों का सबसे अधिक हानिकारक कीट कौन सा है? मोथ या पेड्रिट बग या एफिड या जेसिड? तो जो सरसों का सबसे हानिकारक कीट होता है वो होता है एफिड। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 200 की। प्रश्न नंबर 200 जो हमारी वीडियो का एक क्वेश्चन और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो बात करते हैं, यह है निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति सरसों से संबंधित है? CSH4 या जनक या गंगा 5 या वरुणा? तो जो सरसों की प्रजाति है वो है वरुणा। ऑप्शन नंबर डी। और बात करते हैं प्रश्न नंबर 201 की। 201 है कि निम्नलिखित में से कौन सूचक फसल से संबंधित है? मक्का से, गेहूं से, सरसों से या चना से? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छापकर बताना है क्या है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।